अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर आवाज आ रही है तो ओके करें। चलें भाई, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज वेरी सिंपल और बड़ा ही आसान सा लेक्चर होगा आज। और लेक्चर है जी सोर्सेज ऑफ करंट। इससे पहले आपको पता है हम इलेक्ट्रिक करंट को डिटेल में समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मुख्तलिफ बातें हमने पढ़ी। तो आज जो हमने पढ़ना है ना दैट इज एक्चुअली द सोर्सेज ऑफ करंट, कि करंट के मुख्तलिफ सोर्सेज क्या हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए सोर्सेज ऑफ करंट होते क्या हैं। एंड दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि सोर्सेज ऑफ करंट क्या होते हैं। डिफाइन सोर्सेज ऑफ करंट। तो ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी दो डेफिनेशन है, यानी दो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में। एक पहला पॉइंट और एक ये दूसरा पॉइंट। क्या है इसकी डेफिनेशन? पहला, सोर्सेज ऑफ करंट क्या है? इट कन्वर्ट्स सम काइंड ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। असल में ना आपने बात याद रखनी है, सोर्सेज ऑफ करंट के नाम से वाज़ेह है। ये वो चीज है जो करंट पैदा करेगी। ये वो चीज है जो करंट का सोर्स होगी। समझ रहे हैं ना? तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि सोर्सेज ऑफ करंट का मतलब ये है कि ये वो चीज है जो करंट पैदा करेगी। ये वो चीज है जो करंट प्रोवाइड करेगी, जो करंट का सोर्स होगी। तो इसलिए आपने याद रखना है कि ये किसी भी दूसरी तरह की एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोर्सेज ऑफ करंट वो डिवाइसेस हैं, वो मटेरियल्स हैं जो किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है। केमिकल एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है। अगर वो अलग अलग तरह की एनर्जीज को बिजली में कन्वर्ट करे, इन शॉर्ट आसान अल्फाज में अगर वो करंट पैदा करे, तो वो क्या कहलाएगा? सोर्सेज ऑफ करंट। तो आपने यहाँ पर याद रखना है सोर्सेज ऑफ करंट क्या है? इट कन्वर्ट्स सम काइंड ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी डेफिनेशन इसमें क्या आती है? दूसरी डेफिनेशन इसमें यह है कि अ सोर्स प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम आप सब जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज। तो आपने याद रखना है कि जो सोर्सेज ऑफ करंट है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पैदा करता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। अब ना ये भी बात बड़ी समझने वाली है। देखें, जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है ना, तो फिर करंट पैदा हो जाता है। यानी करंट पैदा करने के लिए क्या चाहिए होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, तो उनमें करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो करंट फ्लो करता है। इसलिए आपने याद रखना है कि जो सोर्सेज ऑफ करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या पैदा होता है? करंट पैदा होता है। जिन लोगों को सोर्सेज ऑफ करंट की डेफिनेशन समझ में आ गई है ना, दोनों पॉइंट्स, वो ओके करें ताकि मैं आगे चलूं जल्दी से। शाबाश। दोबारा समझा रहा हूँ सिफत, ठहर जाए। समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है। फातिमा ने भी अभी ज्वाइन किया है और आपने भी मेरे ख्याल अभी ही ज्वाइन किया है। काइंडली टाइम से ज्वाइन किया करें ताकि मुझे रिपीट ना करनी पड़े बातें। अच्छा बेटे, आज हमने पढ़ने हैं सोर्सेज ऑफ करंट। सोर्स का मतलब होता है पैदा करने वाला, और करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस। सोर्सेज ऑफ करंट का मतलब है वो डिवाइसेस या वो मटेरियल्स जो करंट पैदा करते हैं। करंट पैदा करने वाले मटेरियल्स को बोलते हैं सोर्सेज ऑफ करंट। अब इनकी सादा डेफिनेशन ये है, इट कन्वर्ट सम काइंड ऑफ एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी ये वो डिवाइसेस हैं जो किसी दूसरी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो डिवाइसेस है ना, जो बिजली को, सॉरी,
दूसरी एनर्जी से बिजली पैदा करते हैं, यानी करंट पैदा करते हैं, उन डिवाइसेस का नाम होता है सोर्सेज ऑफ करंट। समझ आ रही है बात? तो सोर्सेज ऑफ करंट उन मटेरियल्स या उन डिवाइसेस का नाम है जो बिजली पैदा करते हैं। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बाद में समझाता हूं, पहले मैं टेबल समझा लूंगा आपको। देखें जरा टेबल में क्या बात है। पहली है सेल, ये रेड वाले सारे हैं सोर्सेज ऑफ करंट। सोर्सेज ऑफ करंट, करंट को हमने आई से शो किया था। पहला है सेल। आप ना सेल को बैटरी भी कह सकते हैं, यानी सेल की जगह आप इसको बैटरी भी बोलें तो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बहरहाल सेल या बैटरी क्या करती है? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल में होती है केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं वो क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ करंट। इसलिए सेल क्या कहलाता है या बैटरी क्या कहलाती है? सोर्सेज ऑफ करंट, क्योंकि ये बिजली पैदा करता है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक जनरेटर है। आपके घर में नॉर्मल जो जनरेटर होता है ना बिजली वाला, उसकी बात हो रही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बहुत सारे नाम है, लेकिन इसका एक नाम है डायनमो। ये सारी बातें आपको अगले चैप्टर्स में डिस्कस करवाऊंगा, अभी वैसे ही याद रख ले। इलेक्ट्रिक जनरेटर को डायनमो भी कहते हैं। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो डायनमो है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये टेबल अभी पढ़ ले, इनके रिलेटेड एनिमेशन अगली स्लाइड में बताता हूँ कि कैसे हो रहा है सब कुछ। सेल में आपने याद रखना है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में याद रखना है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल क्या होता है बाद में बताऊंगा, अभी अगली स्लाइड में समझाता हूँ इसको डिटेल में। पर थर्मोकपल क्या है जी? थर्मोकपल हीट एनर्जी से बिजली पैदा करता है, तो इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो मटेरियल जो हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करे वो थर्मोकपल। एंड देन सोलर सेल। सोलर सेल जिसका दूसरा नाम फोटो सेल भी है, और अगर बहुत सारे सोलर सेल हो तो उनका नाम होता है सोलर प्लेट्स। तो सोलर सेल जो है वो क्या करता है? वो सूरज की एनर्जी से बिजली पैदा करता है, तो इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी से बिजली पैदा करता है। तो ये चार हैं सोर्सेज ऑफ करंट जो कि आपकी किताब ने डिस्कस की। फिर रिपीट कर दूं, सोर्सेज ऑफ करंट क्या है? सोर्सेज ऑफ करंट उन डिवाइसेस को बोलते हैं जो बिजली पैदा करते हैं, यानी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं। इन आसान अल्फाज, सोर्सेज ऑफ करंट वो डिवाइसेस हैं जो करंट पैदा करते हैं। ई को कन्वर्ट नहीं करता। एमएच क्या कहना चाह रहे हो? समझ नहीं आई? अच्छा, अगली बार ये आपने याद रखना है सोर्सेज ऑफ करंट में। ये दूसरा पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अ सोर्स प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस। जो सोर्सेज ऑफ करंट होते हैं ना, सोर्सेज ऑफ करंट, दे एक्चुअली प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कनेक्टर। तो आपको पता है अगर किसी जगह वोल्टेज पैदा हो जाए तो उससे क्या पैदा हो जाता है? करंट पैदा हो जाता है। तो जो आपके पास सोर्सेज ऑफ करंट है वो वोल्टेज पैदा करते हैं, देन उससे कन्वर्ट हो जाता है। कौन हीट को? नहीं बेटा, ना ना ना। हीट को कन्वर्ट करने वाला होता है थर्मोकपल। जो हीट को कन्वर्ट करता है वो थर्मोकपल, और जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है वो कौन होता है? वो होता है सोलर सेल। जी बस लाइट को ही करता है, हीट को नहीं करता। सोलर सेल को हीट की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत है। सिर्फ लाइट भी हो तो वो अपना काम कर सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि सर्दियों में भी सुबह के वक्त सोलर सेल जो है ना वो बिजली पैदा करता है। आंधी आ रही हो तब भी वो बिजली पैदा करता है, बादल आए हो तब भी वो बिजली पैदा करता है, क्योंकि उस वक्त रोशनी होती है। अच्छा, बहरहाल ये वाली स्लाइड अगर किसी को इसमें कोई भी एक बात में शक्को शुबा है तो मेरे से पूछ ले, मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। बस एक बात याद रखना, ये जो आपको मैंने टेबल बना कर दिया है ना, ये टेबल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और ये टेबल एज एन एमसीक्यू भी आता है। तो ये आपने एज अ शॉर्ट और एज एन एमसीक्यू रट्टा मार लेना है, इसको याद कर लेना पूरे टेबल। सन है होना जरूरी नहीं है। नहीं बेटा, रोशनी होना जरूरी है। अगर आप सोलर सेल के ऊपर लाइट लगा देंगे तो भी वो बिजली पैदा करेगा, लेकिन बहुत कम करेगा। सर थर्मोकपल कहाँ कहाँ यूज होता है? बेटा मैंने अभी ये समझाना है। अभी मैंने सिर्फ थ्योरी बताई है, प्रैक्टिकल अभी बताना है आगे। अगली स्लाइड में सारा प्रैक्टिकल बताऊंगा। सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मोकपल और सोलर सेल, एक एक चीज समझाऊंगा। चलें, इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से।
सर सोलर सेल के लिए बल्ब यस कर सकते हैं, यस फातिमा बेटा कर सकते हैं, लेकिन सोलर सेल की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है लेकिन बहुत कम एनर्जी देता है। इसलिए अगर आप बल्ब लगाएंगे तो वो इतनी कम एनर्जी देगा कि वो उस बल्ब को दोबारा रोशन नहीं कर सकता। वो छोटी सी एलईडी को रोशन कर सकेगा, कुछ इतनी सी एलईडी को वो रोशन कर सकेगा। ये अब आपको नजर भी नहीं आनी, ये शायद आपको नजर आ रही हो, नहीं आनी है नजर। तो वो बहुत छोटी सी एलईडी को रोशन कर सकता है। अगर आप बल्ब यूज करें ना, तो सूरज की रोशनी चूंकि बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। लेकिन अगर आप उसको वैसे यूज करें लगा के, तो फिर वो इतनी एनर्जी पैदा नहीं करेगा। बहरहाल 1 2 3 ओके बाय। चले, अब आपने देखना है सोर्सेज ऑफ करंट की वर्किंग, काम कैसे करते हैं जी सोर्सेज ऑफ करंट। सन में भी हीट होती है जी बेटा, बिल्कुल होती है, लेकिन सोलर सेल को हीट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सोलर सेल का ताल्लुक एनर्जी के साथ है। बेटा ये आपके पास है बैटरी की वर्किंग। पहले ना इस डायग्राम को समझ लें, पहले डायग्राम समझेंगे फिर हम एनिमेशन देखेंगे। पहली बात तो ये है कि ये आपके पास क्या है, दिस इज अ बैटरी। बैटरी करती क्या है ये भी याद रखना है। बैटरी करती ये है कि बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात अभी हमने पिछली स्लाइड में की है कि बैटरी जो है वो एक सोर्स ऑफ करंट है और वो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी अगर आप यहाँ पर टॉप पर देखें, ये आपके पास एक कार है, क्या है, कार। और यहां पर अगर आप साइड पर देखें तो ये आपको चार्ज मीटर शो किया गया, यानी बैटरी कितनी चार्ज है। अभी आप देखें तो चार्ज मीटर खाली है, यानी चार्जिंग कितनी है, 0। चार्जिंग 0 है तो देखें कि एक साइड पर आपके पास ये ना बैटरी के अंदर केमिकल मौजूद है। बैटरी के अंदर क्या मौजूद है, केमिकल। इस केमिकल को केमिस्ट्री में या साइंस में लगा लें, आप इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो ये जो केमिकल बैटरी के अंदर पाया जाता है इसको इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है। अच्छा, बहरहाल आप देखें यहाँ पर कि जो कार है वो चार्जिंग पर लगी हुई है। अभी बैटरी बिल्कुल लो है क्योंकि आपको यहाँ पर चार्जिंग मीटर में कोई चार्जिंग शो नहीं होती। अभी बैटरी के अंदर जो केमिकल है उसकी शक्ल आप देखें। अब मैं ये एनिमेशन प्ले करूंगा, अब आपने तवज्जो से चीजों को देखना है। देखें, अब ये देखें चार्ज मीटर ऊपर जाता जा रहा है, कार क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। समझ रहे हैं, जो आपकी कार है वो क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें, चार्ज अब लो है। अब जैसे ही चार्ज होगी तो ये जो केमिकल है, ये केमिकल यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका, इस इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल चेंजेस आएंगे। जैसे ही इस इलेक्ट्रोलाइट यानी केमिकल के अंदर आएंगे केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस आने की वजह से बैटरी के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि इसकी इस एक वाली साइड पर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस और दूसरी वाली साइड पर कौन से चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस। तो बैटरी में ये वाला केमिकल चेंज आए, और जब केमिकल चेंज आएगा तो बैटरी करंट देने के काबिल हो जाएगी और फिर वो बैटरी करंट देगी कार को। और यही आप देखिएगा अभी कि यहाँ से चार्जेस अलग-अलग होंगे। अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर चार्जेस इकट्ठे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। जैसे ही मैं ऑन करूंगा चार्जेस अलग-अलग होंगे, यहाँ से पॉजिटिव उठ के इधर आ जाएंगे इस जगह पर, इधर सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, इधर नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। और फिर आप देखिएगा इस वायर में से करंट फ्लो करेगा। देखें जरा, अब ये बैटरी यूज हो रही है, चार्जेस वापस जा रहे हैं। अब बैटरी चार्ज हो रही है, चार्जेस दोबारा अलग अलग हो रहे हैं। समझ आ गई बात बच्चे। तो ये है आपके पास वर्किंग ऑफ बैटरी। ओके हो गया बेटा, वर्किंग ऑफ बैटरी। जितने लोगों को ओके है मुझे बताएं ताकि मैं जनरेटर पे जाऊं। ओके क्लियर, जनरेटर है। अब जनरेटर क्या है जी, जनरेटर जो है वो काम करता है, यानी वर्किंग करता है, मूव करता है। तो आपका जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी काम करने की एनर्जी है, आपका जनरेटर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब जरा देखिएगा कि ये जो जनरेटर है ये किस तरह काम करता है। तो जनरेटर में एक कॉइल है, ये वैसे आप लोग 10 क्लास में भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफा दोबारा देख लें। ये कॉइल जो है वो मैग्नेट्स में मौजूद है, मैं एक दफा लिख देता हूँ यहाँ पर।
कि आपके पास फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल होगा और ये आपके पास फॉर एग्जांपल साउथ पोल होगा, तभी नॉर्थ से साउथ में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है। जो मैग्नेट की फील्ड होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है। यहाँ पर ये आपके पास जो ब्राउन कलर में आपको नजर आ रही है, दिस इज द कॉइल ऑफ वायर, तार की कॉइल है। और ये जो है ना ये घूम रही है और घूमने की वजह से इसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। वर्किंग इसकी हम अगले चैप्टर में देखेंगे डिटेल में। अभी आप ये आपने 10th क्लास में पढ़ा तो हुआ है। तो ये देखें ये घूम रहा है, घूमने का मतलब है कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। और ये घूमने से मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। चार्जिंग सेल जो होते हैं सर उसमें कन्वर्जन कौन सी है, क्या मतलब, क्या मतलब बेटा, हमें समझ नहीं आई। ये बैटरी और चार्जिंग सेल मैंने एक ही दिखाया आपको, ये जो एनिमेशन दिखाई है ये चार्जिंग सेल की ही है। एक जो नॉर्मल सेल्स हैं और दूसरे चार्ज होने वाले। जी ये नॉर्मल सेल नहीं है जो मैंने आपको दिखाया है, ये चार्ज होने वाला सेल है। उसके ऊपर भी बात करता हूँ मैं, उसके ऊपर बात करता हूँ अभी मैं, चार्जिंग और नॉन चार्जिंग वाले सेल्स पर बात करता हूँ। अच्छा अब ये जो आपके सामने डायग्राम है ना, बॉटम लेफ्ट पर जो अभी आपको दिखाई है, ये है थर्मोकपल। और थर्मोकपल की वर्किंग अभी आपने देखी थी, इसमें बहुत सारे बच्चों को सवाल भी थे। तो थर्मोकपल करता ये है कि ये एक्चुअली हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा अब इसकी वर्किंग आपने तवज्जो से समझनी है। देखें ये आपके पास है हॉट जंक्शन, यानी ये जो चीज है ना, यहाँ पर आपने कोई गर्म चीज लगाई होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंडल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैंडल लगाई है, कैंडल गर्म होती है और उसकी हीट यहाँ पहुंचेगी, तो ये वाला जंक्शन कैसा हो जाएगा, हॉट। इस हॉट की बरक्स ये वाला जंक्शन कैसा है, कोल्ड। और मैंने किया क्या है जी, मैंने यहाँ पर दो तारें लगाई हुई हैं अलग अलग मटेरियल की। ये देखें एक ये तार तार है, इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज द वायर वन। और एक ये तार है, लेट से दिस इज द वायर टू। और दोनों तारें यहाँ पर आगे मजीद जुड़ी हुई हैं ये वोल्ट मीटर से, दिस इज द वोल्ट मीटर। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो एक साइड हॉट है दूसरी साइड कोल्ड है। मैंने आपको बताया था कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से किस तरफ जाती है, कोल्ड। थर्मोडायनेमिक्स याद है ना, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर का। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कहाँ जाती है, कोल्ड। अभी अगर आप गौर करें तो ये वाली साइड तो हॉट है, ये वाली साइड कोल्ड है। तो यहां से आपकी हीट इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में हॉट जंक्शन से किस तरफ को फ्लो करेगी, कोल्ड की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन्स किसी तार में फ्लो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, करंट। तो अभी मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, एनिमेशन देखिएगा। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन हॉट से कहाँ जा रहे हैं, कोल्ड। यहाँ भी देखें इलेक्ट्रॉन हॉट से कहाँ जा रहे हैं, कोल्ड। तो जो हीट है वो हमेशा हॉट से किधर को मूव करती है, कोल्ड की तरफ मूव करती है। इसलिए जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हॉट से कहाँ जा रहे हैं, कोल्ड की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी थर्मोकपल जिनको समझ में आ गया वो ओके करे। चलें बेटा अब हम बात करते हैं सोलर सेल की। तो ये मैंने आपके सामने बनाया जी एक सोलर सेल, दिस इज अ सोलर सेल। और ये आपके पास है सन, और सन से रोशनी निकल रही है। रोशनी में इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, रोशनी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं फोटॉन्स। जब ये फोटॉन्स इस सोलर सेल के ऊपर पड़ते हैं तो यहां से आप देखिएगा कि करंट पैदा होता है, देखिएगा। ये फोटोन सोलर सेल पे पड़े, एक मिनट जी, ये फोटोन सोलर सेल पे पड़े और यहाँ पर देखें हुआ क्या है कि यहाँ पर क्या पैदा हो गया, करंट। और ये देखें बल्ब क्या हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बल्ब में पहुंचेंगे बल्ब रोशन हो जाएगा। तो ये लाइट पड़ी, लाइट ने सोलर सेल पर पड़ने के बाद क्या पैदा किया, करंट। जी बेटा अब मैंने आपको सारे सोर्सेस भी बता दिए, उनकी वर्किंग भी बता दी। अगर अभी भी किसी का कोई सवाल रहता है या ऐसी कोई बात जो समझ नहीं आई, वो मेरे से अभी पूछ लें, शाबाश जल्दी से।
3 तक गिनूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। इनकी वर्किंग भी करनी है सर हमने, नहीं बेटा, ये तो आपको समझाने के लिए बताइए है। याद आपने सिर्फ यही करना है, याद सिर्फ ये करना है, ये वाली स्लाइड याद करनी है। अभी तक आपने सिर्फ इतना काम याद करना है, 2 लाइनें सोर्सेज ऑफ करंट में और फिर ये टेबल, बस इतना सा याद करना है। ये वर्किंग जो है ना, ये वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताइए। अफेक्ट्स ऑफ करंट पर आ जाए जी। करंट के कौन कौन से असरात हैं, अफेक्ट्स हैं। बेटा वैसे तो आपने याद रखना है, इसके 3 इफेक्ट्स बुक ने डिस्कस किए हैं, तीनों मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर हम एक एक करके डिस्कस करते रहते हैं। ये इफेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्चुअली भी और वैसे भी। नंबर 1 जो है ना, वो डिस्कस किया गया है हीटिंग इफेक्ट, करंट की वजह से हीट का पैदा होना। नंबर 2 पैदा किया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होना। और नंबर 3 है केमिकल इफेक्ट। सर इन हाँ जी मिल सकती हैं, 2 लाख रुपए लगेगा। अच्छा जी, तो हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, एंड देन आपके पास क्या है, केमिकल इफेक्ट। ठीक होगी बात। चलें, ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, जिसको चाहिए होंगी वो मेरे से मांग ले, उसको मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन हर चैप्टर की स्लाइड्स उस चैप्टर के एंड पर मिला करेंगी। उसकी वजह यह है कि मैं साथ साथ ही स्लाइड्स बना रहा होता हूँ रोजाना की बेस पे, तो एक साथ सारे चैप्टर की नहीं मिल सकती, वो साथ साथ ही मिलेंगी। अच्छा बहरहाल हीटिंग इफेक्ट क्या है बेटा, तवज्जो से समझिएगा, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। आप 2 लाख दे सकती हैं तो दे देना, नहीं तो फ्री में ले लेना। हीटिंग इफेक्ट क्या है भाई, हीटिंग इफेक्ट है जी, एज द करंट फ्लोज थ्रू द वायर। अच्छा जी, एज द करंट फ्लोज थ्रू द वायर, जैसे जैसे करंट जो है वो वायर में से फ्लो करता है, इट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। जो एटम्स है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अब आपको अगर फर्स्ट ईयर याद हो थोड़ी बहुत, तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, उतना ज्यादा उनका क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब ऐसा होता क्या है, होता क्यों है देखिएगा। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स ऑफ वायर एंड लूज काइनेटिक एनर्जी। अब ना ये एनिमेशन देखें, जरा एनिमेशन देखें। इस एनिमेशन में ये जो आपको लाल लाल नजर आ रहे हैं ना, ये रेड वाले, दीज आर एक्चुअली द एटम्स। और जो आपको सिल्वर कलर में नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, ये हैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप गौर करें, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तार में से, देखिएगा ये बार बार इन एटम से टकराते हैं। टकराने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी किन में चली जाती है, एटम्स में, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो पहली बात ये कि जैसे ही करंट तार में से फ्लो करता है, इट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। जो एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा। विच मीन्स इट जनरेट हीट, जिसका मतलब है ये क्या पैदा करता है, हीट पैदा करता है। दूसरा पॉइंट इसी चीज की आसान इलेबोरेशन है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद द एटम ऑफ वायर एंड लूज काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा। ये जो हीट पैदा हो रही है ना यहाँ पर, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के टकराने से हीट पैदा हो रही है। इस हीट का फार्मूला होता है H=I²RT, जहां पर I आपका करंट है, R आपकी रेजिस्टेंस है और T आपका टाइम है। और ये जूल्स लॉ कहलाता है। आपको याद होगा क्लास 10 में आपने जूल्स लॉ पढ़ा था। और जूल्स लॉ जो है ना, असल में ये लफ्ज जाउल नहीं होता, मैं दोबारा बता दूं, दिस इज नॉट जाउल, दिस इज जूल। असल लफ्ज है जूल। तो जो जूल्स लॉ है, उसका फार्मूला है H=I²RT। ठीक होगी बात। तो आपने याद रखना है कि जूल्स लॉ का जो फार्मूला है वो है जी H=I²RT। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये आपने याद रखना है। इसके ऊपर आप हेडिंग बना सकते हैं, एप्लीकेशन। अलहदा से ये शॉर्ट भी आ सकता है
कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको याद रखना है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता बेटा। इसकी पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक हीटर। आपके घरों में जो बिजली वाला हीटर है, तो आप उसको बिजली देते हैं और करंट की वजह से उसके अंदर क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। केटल्स, जो बिजली वाली आपके पास चाय बनाने वाली केतलियां होती हैं, उनमें आप बिजली देते हैं, बिजली से हीट पैदा होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। टोस्टर, टोस्टर भी बिजली से चलता है, बिजली जाती है, करंट से हीट पैदा होती है। एंड इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री, इस्त्री में भी आप हीट देते हैं और हीट देने से क्या पैदा होती है सॉरी, करंट देते हैं और करंट देने से क्या पैदा होती है, हीट। इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट का सादा सा मतलब ये है कि करंट से आप क्या पैदा कर रहे हैं, हीट पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर आपने उसकी वजह देखी पहले 2 पॉइंट्स में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड करते हैं एटम से, जिससे क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है। जी बेटा, इस स्लाइड का पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई मेरे से पूछें। समझ में आ गया है तो ओके कर दें बेटा। बाकी लोग भी काइंडली ओके करें और स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका। चलें भाई, स्क्रीनशॉट 1 2 3, ओके बाय। अच्छा, अब आपने ना ये एमसीक्यूज में ये याद रखना है, जूल्स लॉ का फार्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। H=I²RT। तो वो आपसे पूछेगा कि ये कहाँ से आया H=I²RT। तो आपने याद रखना है कि ये जूल्स लॉ है, या वो आपसे जूल्स लॉ का फार्मूला ही पूछ लेगा। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं जी। अगली स्लाइड है जी, प्रूफ ऑफ H=I²RT। आपने साबित करना है कि H जो है ना वो I²RT के बराबर है। अभी आप लोगों ने 10 क्लास में पढ़ा था पावर का फार्मूला। पावर का फार्मूला होता है VI, वोल्टेज इंटू करंट। याद है ना आपको? अब इसमें आपको याद होगा, आपने फार्मूला पढ़ा था वोल्टेज का, V=IR, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज का फार्मूला है जी V=IR। पढ़ा ना ये वाला फार्मूला? तो आपके पास आएगा P=V की जगह आप लगा दें IR, और I एज इट इज आ जाएगा। जब I आपके पास I से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला I इस I से मल्टीप्लाई होगा। किया क्या हमने, ये V=IR को यहाँ पुट किया है, ये इसको यहाँ पुट किया। अच्छा, अब देखें जी, जब I से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास पावर का फार्मूला बनेगा जी I²R। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है, आपने ये चीज पढ़ी है, सॉरी ऐसे लिखते हैं, आपने ये चीज पढ़ी है कि पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। पावर का ये फार्मूला सबने पढ़ा है। अब वर्क चूंकि एनर्जी की दूसरी शक्ल है, तो हम वर्क की जगह लिख सकते हैं एनर्जी। तो पावर का फार्मूला बन जाएगा एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो अब आप क्या करें जी, आप ऐसा करें कि पावर की जगह एनर्जी बाय, ऐसा कर लेते हैं, पावर की बजाय आप क्या लिख दें, एनर्जी बाय टाइम। तो जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके पास ये वाला फार्मूला बनेगा जी, पावर की जगह आ जाएगा एनर्जी, एनर्जी को आप ई से लिख लें, पावर की जगह आ जाएगा एनर्जी, नीचे आएगा डिवाइड बाय टाइम, इधर आपके पास आएगा I²R। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास बनेगा जी एनर्जी इक्वल्स टू I²RT। अगर आपकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जाया हो रही है, तो फिर आप इसको एनर्जी को हीट से कन्वर्ट कर दें, और हीट में कन्वर्ट कर दें, और आपके पास आ जाएगा H=I²R। दिस इज द प्रूफ ऑफ H=I²RT। ये वैसे आता तो नहीं है, लेकिन पेपर में आ भी सकता है। आजकल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर बन रहे हैं, तो पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप H=I²RT का प्रूफ दें, प्रूफ देना आप। जी बेटे, समझ में आ गया है प्रूफ? प्रूफ समझ में आ गया है तो ओके करें, मैं आगे चलता हूँ।
नौजवानों रिप्लाई करो। चलें भाई, 1 2 3 ओके बाय। चलें, अगली स्लाइड पर चलते हैं जी। अब है जी हमारे पास अफेक्ट्स ऑफ करंट में दूसरा अफेक्ट, दैट इज द मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक अफेक्ट। अच्छा, अब आपको याद होगा आपने 10 क्लास में ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी तार में से करंट गुजरता है, अगर किसी तार में से करंट गुजरता है तो उस तार के गिर्द क्या पैदा हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये बात याद है आप लोगों को? जिन बच्चों ने मैट्रिक मेरे से पढ़ी है उनको तो याद होनी चाहिए कि जब किसी तार में से करंट गुजरेगा तो उस तार के गिर्द क्या पैदा हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। यही असल में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब क्या कहता है जी? कहता है द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का गुजरना, द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी जगह से इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट गुजरने से होता ये है कि उस जगह पर क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब आपको इसकी एक एनिमेशन दिखाता हूँ, देखिएगा। ये आपके पास एक तार है, इस तार में से करंट गुजर रहा है। तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट शो करते हैं। लेट से इस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है। तो अब चूंकि इस तार में करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर ब्लू कलर में आपको क्या शो की गई है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखेंगे जब इस तार में से करंट गुजरता है तो इस तार के अराउंड क्या पैदा हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। देखें जरा, जैसे जैसे यहाँ से करंट गुजर रहा है ऐसे आगे की तरफ, वैसे वैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर की क्या पैदा हो गई है? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने याद रखना है अगर किसी तार में से करंट गुजरता है तो उस तार में क्या पैदा हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के वाले से भी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक, डिपेंड्स अपॉन द करंट, वो डिपेंड करती है करंट पर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट, और दूसरा कि आप करंट एलिमेंट से कितना दूर है। करंट एलिमेंट का मतलब जिसमें करंट गुजर रहा है। जैसे अगर आप यहां पर बात करें, सॉरी, अगर आप इस पॉइंट पर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। अगर आप दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, और दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मजीद वीक हो जाएगी। इस जगह पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्ट्रॉन्ग, इधर होगी वीक, और इधर सबसे वीक। तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट कहता है। आगे इसकी एप्लीकेशन है और आपने इसको एज इट इज याद रखना है। हेडिंग भी बना सकते हैं पेपर में, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट? पहला है जी कि ये एमीटर और गैल्वेनोमीटर में यूज होता है। कैसे? वो चैप्टर 15 में। और इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एनिमेशन में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये आपके पास एक तार है, तार में से करंट गुजर रहा है और करंट गुजरने की वजह से उसके अराउंड क्या पैदा हो गई है? मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कुछ ऐसे काम करती है। साइड पर मैग्नेट है और मैग्नेटिक, सर ग्राइंडर की वायर में भी, यस बिल्कुल, हर तार में बेटा मैग्नेटिक फील्ड होती है। हर वो तार जिसमें से बिजली गुजर रही है, हर वो तार जिसमें से करंट गुजर रहा है, तो उसमें क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलें, इसकी एनिमेशन, एनिमेशन कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। चलें भाई, अब आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ना है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट केमिस्ट्री वाले बच्चों को तो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जो आईसीएस वाले बच्चे हैं ना उन्होंने जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें सारी बातें केमिस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। तो जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं उनको तो ये आती होंगी पहले से ही, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर पूरा पढ़ा है, इस बात पे पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। सर अगर उस वायर के पास मैग्नेट लाए तो यस बेटा उसका अफेक्ट होगा, लेकिन बहुत वीक, क्योंकि जो तारें होती हैं ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी वीक होती है। अफेक्ट होगा लेकिन बड़ा कमजोर होगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप कंपस ले जाएं। मैग्नेटिक कंपस होती है जो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करती है। तो अगर आप किसी तार के पास वो कंपस ले जाए ना, बड़ी सेंसिटिव वाली, तो फिर वो आपको डिटेक्ट करके दे सकती है।
कि उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। इस बारे में हमने अगले चैप्टर में डिटेल में बात करनी है। अच्छा बेटा, केमिकल इफेक्ट की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि केमिकल इफेक्ट होता क्या है जी। असल में केमिकल इफेक्ट यहाँ पर हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है अभी हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, लेकिन जो बच्चे हमारे पास प्री इंजीनियरिंग वाले या प्री मेडिकल वाले हैं, उन लोगों ने ये पहले से ही पढ़ा हुआ है, उनको पहले से ही आता है। बेटा पहली बात आपने तवज्जो से याद रखनी है, पहली लाइन बाद में करवाता हूँ। द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। वो लिक्विड जिसमें से बिजली गुजर जाती है, उस लिक्विड का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। अभी आप देखें, ये जो आपके पास मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है, दिस इज एक्चुअली अ केमिकल। और क्योंकि इस केमिकल में से करंट गुजर जाता है, तो इस केमिकल का नाम हमने क्या रख दिया है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ये ऐसा केमिकल है जिसमें से करंट गुजर जाता है। पहली बात तो ये, द मटीरियल विच लीड द करंट इनटू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। अभी देखें, यहां पर मैं ना ये दो टर्मिनल्स लगाए, दिस इज द टर्मिनल ए, दिस इज द टर्मिनल बी। इनके साथ मैं बैटरी जोड़ूंगा। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक बैटरी जोड़ी, ये आपके पास आएगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये आएगा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये आपने बैटरी जोड़। अब आप देखें कि ये जो आपके पास मेटल के पीसीज हैं, एक ये और एक ये बी वाला, ये दोनों मेटल के पीसीज बैटरी से करंट किसके अंदर लेकर जा रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर। तो यहां से आपने ये बात याद रखनी है कि द मटेरियल, वो मटेरियल विच लीड द करंट इनटू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। तो आपने याद रखना है कि ये और ये दोनों क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोड्स। ये आपके पास एक इलेक्ट्रोड है। इसी तरह ये बी वाला भी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड। जो किसी भी तरह का करंट सॉल्यूशन में लेकर जाएगा या निकालेगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो कहलाएगा एनोड। जैसे यहाँ पर अगर आप गौर करें, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, तो इसके साथ ये वाला जुड़ा है, तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं, इसके ऊपर आएगा इस तरह से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एनोड। और इसी तरह याद रखना है कि जो दूसरे वाला है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसका नाम आपने क्या रखना है, उसका नाम आपने रखना है कैथोड। तो दिस इज द कैथोड। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कैथोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा है एनोड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। द वेसल कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज वोल्टामीटर। ये जो पूरा डिवाइस है ना, ये वाला सारा डिवाइस, ये कंप्लीट डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी है और इलेक्ट्रोड्स भी हैं, इस पूरे डिवाइस का नाम आपके पास है वोल्टामीटर। बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1 मिनट रह गया क्लास एंड होने। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बस इतनी बात याद रखनी है, जिसमें से करंट गुजर जाए वो इलेक्ट्रोलाइट, जो करंट को एंटर करवाएं और निकालें वो इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड, और पूरे सिस्टम का नाम क्या है, वोल्टामीटर। स्क्रीनशॉट लें इसका शाबाश, जल्दी से जल्दी से।